हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं आपकी CISF की क्लासेस चल रही हैं और ये आपकी एक और क्लास लेकर आ चुके हैं हम, जिसमें हम संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और DPSP के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में हैं, किस भाग में दर्ज हैं? बताइए। भाग सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या सिक्स्थ में, किस में है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो किस में है? भाग 3 में। किस में? भाग 3 में है। क्या? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी होती है? मौलिक अधिकार अभी हमारे कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे, तो कितने थे मौलिक अधिकार हमारे? 7। कितने थे? 7। और अब कितने हो गए हमारे मौलिक अधिकार? 6। ठीक है। और ये पूछ लिया जाएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है अब, मतलब जो 7 होते थे उनमें से किसको हटा दिया गया? तो किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में संविधान का भाग 3 संबंध है। भाग 3 किससे संबंधित है? अभी पढ़ा था भाग 3 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ठीक है, किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से। पार्ट 3 जो संविधान में पार्ट 3 दे रखा है उसमें हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? जो मूल अधिकार हैं उसको सबसे पहले संवैधानिक मान्यता किस देश ने प्रदान की थी? भारत ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले संवैधानिक मान्यता किसने प्रदान की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन कहाँ कि कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो कितने से कितने तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक का 12 से 35 तक के आर्टिकल में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक दिए गए हैं। किसमें? आर्टिकल जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? सर्वाधिक आलोकित भाग किसको कहा है? किसने?
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग 1 को, 2 को, 3 को, 4 को किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों को, किसको? मौलिक अधिकारों को भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है? सर्वाधिक अलौकिक बोला है। ठीक है, अगला है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, या मानव के प्राकृतिक और अपराधीय अधिकार है। तो इन चारों में से सही कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से सही कौन सा हो जाएगा? तो मानव के प्राकृतिक और अपराधीय अधिकार हैं। क्वेश्चन क्या था? मूल अधिकार मूल क्यों है? मूल क्यों है? क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और आपराधिक अधिकार हैं। ठीक, अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 21, 22, 23 या 24? 21, 22, 23 या 24, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना का किया गया है? 24। कितने का? 24। एक बात और सुन लीजिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मौलिक अधिकार नहीं, पार्ट 3। जो हमारा पार्ट 3 है, मतलब भाग 3 है मौलिक अधिकारों का, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आपके सामने कुछ एसएससी पूछ लेती है क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा के कौन से भाग को बोला जाता है? तो पार्ट 3 को बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ब्रिटिश लोग जो हैं वो अपने संविधान की समरी को बहुत इम्पोर्टेंट बोलते हैं। किसको? जो उनकी संविधान की समरी है उसको बहुत इम्पोर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको समरी को वो क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और हम मैग्ना कार्टा किसको बोल रहे हैं? अपने पार्ट 3 को। इसका मतलब ये है पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है? जो पार्ट 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम पार्ट 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? क्वेश्चन है कि कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने किए गए थे? आपने अभी पढ़ा था कितने किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, और आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछ ले अब कितने हैं तो कितने हो जाएंगे? अब प्रेजेंट में हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया ऐसा ही। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने प्राप्त हैं? अभी हमने पढ़ा है 6 प्राप्त हैं। कितने? 6। और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये सारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा हैं, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा हैं, या फिर वो कोई चौथा संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए थे, या 1952 में जोड़े गए थे संसद के द्वारा, या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये गलत है, हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार हैं, वो संविधान का ही हिस्सा हैं। वो जब ही बनाए गए थे, जब संविधान बनाया गया था, वो जोड़े नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मतलब न्यायालय में हम किसको बदल सकते हैं? अगर हम कोर्ट में जाएं, कुछ अपील करें, कैसा चेंज होना चाहिए, तो क्या चेंज हो सकता है? तो मूल अधिकार चेंज हो सकते हैं, इनमें से कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको इसी टॉपिक की डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहिए तो आप हमारा SSC GD का बैच चल रहा है, आप उधर जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है। आप क्लास चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव अगर पढ़ना हो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस मोड में पढ़ना हो तो आप इधर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, या उपयुक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है मौलिक अधिकारों को लागू करने का, या हाई कोर्ट पर, या दोनों पर, या भारत का जो मुख्य जज है उसके पास। तो किसके पास अधिकार है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इनको लागू कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबन मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन खत्म कर सकता है, या उनको कौन मानने से इनकार कर सकता है? तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन निलंबन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। संसद कर सकती है? नहीं कर सकती। राष्ट्रपति कर सकता है? कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, या हमारे मौलिक अधिकार खतरे में है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? कार्रवाई करेगा इस चीज़ पे, और जल्द से जल्द हमें डिसीजन देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है मौलिक अधिकारों का। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। सुनवाई कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों की? अभी पढ़ा था हमने, अभी वो बताया था मैंने, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगला है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में
संशोधन किया जा सकता है। केवल जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद कर सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि इनमें से एक सही आंसर है आपका। तो राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय भी संशोधन नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? संसद। संसद द्वारा क्या होगा? संशोधन किया जाएगा मौलिक अधिकार में, अगर कोई किया जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है जो ऊपर दिया हुआ है उसमें से कुछ भी सही नहीं है। इन तीनों में से एक तो आपका राइट आंसर है ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकारों में से बताइए। निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि निलंबन किया जा सकता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? निम्न में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उन दोनों के हिस्से में कौन कौन से मामले आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद? नहीं। आंसर हमारा सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मूल अधिकारों का परिवर्तन कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिपरिषद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनके निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन दे सकता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि इनमें से एक सही आंसर है। बताइए अब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति प्रतिबंध लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। न्यायपालिका प्रतिबंध लगा सकती है क्या मौलिक अधिकारों पर? नहीं लगा सकती। वो केवल क्या कर सकती है?
अगर उनको फॉलो नहीं कर रहा है कोई, अगर कोई उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो कौन कर सकती है? संसद। संसद प्रतिबंध लगा सकती है अधिकारों पर। ठीक है, और वो भी आवश्यक प्रतिबंध लगाएगी। ठीक, जो जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अब हमारे पास क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल करने का जो आइडिया था वो किस देश से लिया गया था? वो किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या पूर्व सोवियत संघ से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ से। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? कोठरी समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, या अशोक मेहता समिति ने, या स्वर्ण सिंह समिति ने? तो किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति। और ये अब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, किसके? मौलिक कर्तव्य के। सो बी रेडी। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? जो मूल कर्तव्य हैं वो कब स्थापित किए गए? जो मूल कर्तव्य हैं, मैं आपको बता दूं, जो मूल कर्तव्य हैं जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको एक संशोधन के तहत ऐड किया गया था, जो हम अभी पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐड किया गया था। जब हमारा संविधान बना था मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, इसे अभी जोड़ा गया है। जो तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? जो मूल कर्तव्य हैं उनको कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? तो सन 1976 में जो मूल कर्तव्य हैं उनको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। फोर्थ संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और ये पार्ट 4th जो है 4th ए बनाया गया था। इसके लिए पार्ट 4th ए बनाया गया था। किसके लिए? मूल कर्तव्यों के लिए। ठीक है, मूल कर्तव्य हमारे कितने होते हैं? मूल कर्तव्य हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? मूल कर्तव्य 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। आप आंसर दीजिए। तो बताइए किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से? 42। वे संविधान संशोधन, ठीक है, चेक कर लीजिएगा कौन सा है? 42वें। तो ये जो 10 आदर्श दिए गए हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, और 10 का तो कुछ नामो निशान नहीं है इसमें। मौलिक कर्तव्य, बात किसकी चल रही है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 10 हैं और मौलिक कर्तव्यों को जाना जाता है 10 आचार आदर्शों के नाम से। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? अभी हमने पढ़ा कब आए थे? 1976। तो जब आए थे जब ही समाविष्ट हो गए, जब आए थे जब ही शामिल हो गए। तो कब हो गए? 1976 में। अगला है 1976 में 42वें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 10। इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कितने किए गए थे? 10 किए गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य हैं उनको किस भाग में जोड़ा गया है? पार्ट 3 में, पार्ट 3A में, 4 में, 4A में। बताइए। जो पार्ट 3 है ये तो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार, सॉरी, इसमें मौलिक अधिकार हैं। और जोड़ा किस में गया है? पार्ट 4A में। किस में? पार्ट 4A में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रखा गया है। अगला है हमारा भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? ये जो बोली गई है लाइन आपसे, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? इनमें से 21 में, 48A में, 51A में या 56 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48A में ऐसा बोला गया है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण का संरक्षण करे, वह तो अपने पर्यावरण को बचाए और उसकी सुरक्षा करे। ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें अपना पर्यावरण बचा के चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम पर्यावरण बचाएंगे अपना अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम और ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
राज्यों का आज्ञा पालन या कानून का आज्ञा पालन या समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी। राज्यों का आज्ञा पालन करना चाहिए हमें, हमारा कर्तव्य है कि हमें राज्य की बात माननी चाहिए। कानून का आज्ञा पालन, हमें कानून की बात माननी चाहिए, जो कानून कहे उस दायरे में चलना चाहिए, ये एक अच्छे नागरिक की पहचान है। समाज का कार्य पालन, ये भी एक अच्छे नागरिक की पहचान है कि वो अपने समाज की आज्ञा का पालन करे। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा गलत, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, करों की अदायगी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर से आ गया हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला है संविधान का पालन करना, दूसरा है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष का पालन करना और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का पालन करना ये एक मौलिक कर्तव्य में आता है या नहीं आता? सबसे पहले यही आता है कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, और इसमें यह भी आता है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, अपने देश के झंडे को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होता ही है। दूसरा है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा करनी चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है और ये भी शामिल है। यह धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब पूछा है कौन सा इनमें से मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका में कार्यपालिका पृथक्करण या हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से क्वेश्चन आया कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में बिल्कुल है। हमारे मौलिक कर्तव्य में ये पॉइंट भी आता है कि हमें भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, किसी के धर्म कास्ट वगैरह के इस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तीसरा है वैज्ञानिक संस्थाओं का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संस्थाओं का विकास करना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में है। भारत की समृद्धि विकास का संरक्षण, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्य में क्या नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में ये नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है?
तो एक बात नोट कर लीजिए पहले कि आपके DPSP के क्वेश्चन शुरू हो गए, नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। नीति निर्देशक तत्व के आपके क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए, या सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा है अपने संविधान में। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? अभी हमने पढ़ा जो हमारे लोक कल्याणकारी की जो संकल्पना है वो किस में ली गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये हमने इसीलिए बनाए थे कि हमारे राज्य का कल्याण हो, ठीक है, इसलिए हमने नीति निर्देशक तत्व जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में है, ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। गोधन निर्देश, ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, या कार्यपालिका के न्यायपालिका को अलग रखने का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ये वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है वो क्या शामिल है हमारे नीति निर्देशक तत्व में?
अस्पृश्यता का उन्मूलन ये हमारे मौलिक अधिकार में है। आने जाने की स्वतंत्रता ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी है। कुटिया उद्योग का प्रोत्साहन तो ये नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन या आय की असमानताओं का कम से कम करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व को प्राय समाजवादी माना जाता है। क्यों समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायत की स्थापना, गोधन पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन या आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों को का संरक्षण या स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन या पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य या कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृष्ठ करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वशासन के प्रभारी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संरक्षण। इसको गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो किसके लिए? राज्य के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण है? राज्य के लिए। अगला है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? जो समान नागरिक संहिता है वो भारत के किस राज्य में लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो कहाँ शामिल है? गोवा में समान नागरिक संहिता शामिल है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 वर्ष के, 15 वर्ष के, 16 वर्ष के या 18 वर्ष के। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपयुक्त राज्य के लिए, या पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर सी हो जाएगा। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये परिवर्तनीय नहीं है, और जबकि मूल अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। पिछली अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल
अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो कौन से संशोधन? 42वें। कौन से? 42वें। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, 38, 49, 51। इसका सही आंसर क्या होगा? तो किस में दी गई है? अनुच्छेद 38 में। किस में दी गई है? अनुच्छेद 38 में। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, 39A, 40 या 44। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है 39A में। किस में दिया गया है? 39A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्रामीण पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44। किस में की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो जब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस चालू कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।